everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, Vision IS की मंथली मैगजीन को हम यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं. नवंबर मंथ जो है वो चल रहा है. एनवायरमेंट का पार्ट 2 हम लेके आए हैं. आज का टॉपिक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड द चिल्ड्रन. क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से बच्चों पे इसका क्या असर दिख रहा है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे. एनवायरमेंट है, एग्जाम के 5 महीने बाकी है, तो क्लाइमेट चेंज मुझे नहीं लगता आपको समझाना चाहिए, मुझे आपको समझाना पड़ेगा. क्लाइमेट चेंज इज वेरी सिंपल. उसका इम्पैक्ट अब हम देखते हैं कि बच्चों पे क्या पड़ रहा है. तो जब भी हम चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं, जो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है आपके पास यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. इन्होंने रिसेंटली 2 रिपोर्ट रिलीज करी. पहला है children displaced in a changing climate and climate change child, a children's climate risk index supplement. तो अगर प्रिलिम्स में आ जाए that children displaced in changing climate report is released by, तो it is released by UNICEF. climate change child वाली जो रिपोर्ट है किसने रिलीज करी? यूनिसेफ ने. तो ये 2 रिपोर्ट का टाइटल क्लियर है, किसने रिलीज करी? यूनिसेफ ने. अब और क्या इस रिपोर्ट में बताया गया है? यहाँ पे क्लाइमेट, बच्चे और बच्चों का मोबिलिटी यानी उनका जगह चेंज होना, इन तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लिंक जो है समझाया गया है. क्या बोला है यहाँ पे? दैट एज पर दिस रिपोर्ट क्लाइमेट, मोबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लिंक है. कैसे? इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है दे आर बीइंग ड्रिवन फ्रॉम देयर होम्स बाय वेदर रिलेटेड इवेंट्स, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं. While the link between the climate change and displacement ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. तो ये बहुत ज्यादा क्लियर भी है that climate is the shifting pattern of displacement. देखो, डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हो? फॉर एग्जाम्पल कोई गांव में रह रहा है, वहां वो चला जाता है कि शहर की तरफ की मुझे नौकरी करनी है, खेती बाड़ी में क्या रखा है, डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे बात हो रही है कि क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है शिफ्टिंग की वजह से. एक नया जो पैटर्न ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा गया है उसका जो रीजन है वो क्लाइमेट. अब रिपोर्ट जो है उसकी की हाइलाइट्स देख लेते हैं. 3 कंट्रीज जो है इसमें डोमिनेट करती है कि आपके पास क्लाइमेट की वजह से वहां पे लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं. एक है आपके पास फिलीपींस, इंडिया और चाइना, जिसमें अगर कंबाइंड बात करें कम से कम 23 मिलियन चाइल्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2016 से 21 के बीच में वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से. नाउ सप्लीमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2 कंपोनेंट के बारे में बात करता है. पहली चीज यहाँ पे है वाटर स्कार्सिटी और वाटर वल्नरेबिलिटी. जब मैं वाटर स्कार्सिटी की बात करती हूँ यानी फिजिकली वहां पे वाटर अवेलेबल है ही नहीं, और वाटर वल्नरेबिलिटी के मतलब में कि वो पानी बिल्कुल भी एक अच्छी कंडीशन में नहीं है कि आप उसको यूज कर सके, पी सके या फिर खाने में यूज कर सके. So one is the water scarcity जो कि इसमें यूज किया है रिपोर्ट में. सेकंड इज द वाटर वल्नरेबिलिटी. तो यहाँ पे जो सप्लीमेंट इंडेक्स है उसकी की हाइलाइट्स क्या है? कम से कम 1 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा उनको हाई वाटर स्ट्रेस कंडीशन देखने के लिए मिला है. इंडिया, नाइजीरिया, इरिट्रिया, येमेन, बर्किना फासो, ये टॉप 5 कंट्रीज है जहाँ पे हाईएस्ट ओवरऑल चाइल्ड एक्सपोजर है टू हाई और एक्सट्रीमली हाई वाटर वल्नरेबिलिटी. ठीक है, अब 2 चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बच्चों पे असर क्या हो रहा है और दूसरा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो चाइल्ड है उनके पास क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी जो हो रही है उसका रीजन क्या है. ठीक है, पहली चीज और रीजन समझते हैं. एक है फिजिकल कैपेबिलिटीज. बच्चे जो होते छोटे होते हैं उनके जो सरफेस टू बॉडी रेशियो होता है वो भी बहुत कम होता है. तो यही रीजन है कि जो इन्फेंट है या फिर जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं, हीट स्ट्रेस. यू नो, इफ यू रिमेंबर, अगर आप सब लोग 95 बॉर्न है उसके बाद वाले हो, पहले वाले हो, तो आप लोग शाम को 4 बजे खेलने चले जाते थे. आराम से स्कूल से आते थे, थोड़ा सा रेस्ट करते थे, होमवर्क एंड आप 4 बजे खेले. आजकल के बच्चा नहीं खेल सकता, इतनी ज्यादा गर्मी है. दे कैन नॉट प्ले, दे प्ले आफ्टर 7 PM 8 PM. ये तो ज्यादा आपकी पर इतनी ज्यादा हीट हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है वो प्रेडिक्ट करती है कि 2050 तक कम से कम 2.2 बिलियन बच्चे जो कि 18 साल से नीचे के हैं
वो हीट वेव के चक्कर में पड़ जाएंगे। दूसरा है इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी। बच्चे जो कि गरीब हैं उनको ज्यादा फेस करना पड़ रहा है एनवायरमेंटल शॉक या फिर स्ट्रेस। अमीर है तो आप एसी चला लेंगे, ठीक है, पैदल नहीं जाके आप अपनी कैब्स में स्कूल चले जाएंगे, पेरेंट्स कार में ड्रॉप कर देंगे। तो पॉवर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एक टाइम था जब आप स्कूल जो है साइकिल से जा पाते थे। अब अगर आपको स्कूल साइकिल से जाना तो आपको उस एनवायरमेंटल का, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा हीट को आपको फेस करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन होगा, चक्कर आएंगे, बेहोश होंगे आप, राइट। सो एज पर द ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट ऑन द इनइक्वालिटी इन इंडिया, जो बॉटम 50% है पॉपुलेशन का, उसमें 3% वेल्थ जो है सिर्फ उन्हीं के पास। लैक ऑफ एक्सेस टू द की एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि पानी की सुविधा नहीं है, सैनिटेशन, हाइजीन, हाई एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज जो है नहीं है। लेस फोकस ऑन द चिल्ड्रन। एक रिपोर्ट जो है वो ये बोलती है कि अगर हम पूरे ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कोर्स की बात करते हैं, अगर हम फाइनेंसिस की बात करते हैं, उसमें बच्चों को इग्नोर किया, बच्चों के बारे में कभी बात ही नहीं होती है। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। आजकल के जो बच्चे हैं, राइट, tend to spend more time outdoors than adult, increasing the exposure to the heat and cold, rain, snow, outdoor allergens and insect bites. डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती है। कोविड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो अब इनका असर क्या होता है? ऑब्वियसली बीमारियां होंगी। फॉर एग्जाम्पल कम से कम 1000 बच्चों से ज्यादा जिनकी उम्र 5 साल से नीचे की है, वो हर दिन मर रहे हैं। कैसे? पानी नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन या हाइजीन की वजह से बीमारियां होती है। डाइट या फिर जो न्यूट्रिशन उसमें कमी दिख रही है, एजुकेशन मिल नहीं रहा है, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। और जेंडर, जैसे कि बांग्लादेश है, वहां पे नंबर ऑफ मैरिजेस ऑफ गर्ल्स जिनकी एज 11 से 14 वो बढ़ गई है, 50 साल से ज्यादा हो गई, बिकॉज रिसोर्स जहाँ पे कम होगा वहां पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में बताया गया है कि 1946 में स्टैब्लिशमेंट हुआ इसका। इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस और एक परमानेंट पार्ट बन गया था यूनाइटेड नेशन सिस्टम का 1953 में। एरिया ऑफ ऑपरेशन, इट वाज प्रेजेंट इन ओवर 190 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इंक्लूडिंग इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीच द मोस्ट डिसएडवांटेज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी चिल्ड्रन। ये कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहली रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2023, रिस्पेक्ट फॉर द चिल्ड्रन इन द पॉली क्राइसिस 2023, ग्लोबल आउटलुक, राइट्स डिनाइड। ये सारी रिपोर्ट्स जो है यूनिसेफ ने रिलीज करी। तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? 3P की अप्रोच लेके, यानी कि प्रोटेक्ट करो, प्रिपेयर करो और प्रायोरिटाइज करो। जब प्रोटेक्ट के बारे में बात करते हैं तो चाइल्ड क्रिटिकल सर्विसेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जहां पे ऐसी सर्विसेज विच इज शॉक रिस्पॉन्सिव, पोर्टेबल है, इंक्लूसिव है, इंक्लूडिंग फॉर द चिल्ड्रन ऑलरेडी अप्रूव्ड इट। देन आप उनको प्रिपेयर कर, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बच्चों को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग की बात हो रही है, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। ग्रीन बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक तरफ आप नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ बात कर रहे हो और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर रहे हो। कैसे? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर करते हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो, तो ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है, फैसिलिटी है, सब कुछ हो रहा है, बट उसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा नेगेटिव असर आ रहा है। उसी को देखते हुए यहाँ पे एनवायरनमेंट और ये जो बिल्डिंग है उनका जो नेगेटिव असर है उसको बैलेंस करने की बात करी गई है। तो यहाँ पे IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस यहाँ पे हुई चेन्नई के अंदर बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, एक मीटिंग जैसा कुछ हुआ। तो ये जो आपके पास काउंसिल है, ये बनाया गया 2001 में बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। So it is India's premier certification body for green buildings, which actively promote the green building concept in India. बाकी की इंफॉर्मेशन की बात करें तो बेसिकली ये एक फाउंडिंग मेंबर है वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का भी। इट वर्क विद बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन बिल्डिंग्स। यूजुअली ये क्या होती है? एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स होती है, यानी कि आप कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप उसको इको फ्रेंडली तरीके से या यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे हमने स्टबल बर्निंग की बात करी, कि जो स्टबल बर्निंग है आप उसको यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में आप यूज कर सकते हो। जो आपकी घरों की छत है आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हो कि वो आपके घर को ठंडा बना के रखे। जियो थर्मल हीटिंग की बात कर सकते हो, आप वाटर एफिशिएंट कर सकते हो, नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग्स की आप बात कर सकते हो, पानी को बचाने के लिए छतों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस होते हैं उनको कम करना।
एमिशन रिडक्शन। तो बेसिकली जब आप ऐसी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कम से कम 38% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो जाता है एंड अकाउंट फॉर 35% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन। अब बेनिफिट्स तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन एक तीन इंपॉर्टेंट चीज है टर्म्स। एक है आपके पास एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, एक है ग्रीन बिल्डिंग और एक नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग। इसमें फर्क क्या है? देखो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रिडक्शन है वो कम से कम होता है, यानी आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है आप उसमें लेस एनर्जी को यूज करते हो, तो हीट कूल एंड रन द अप्लायंसेस एक्सेट्रा। द ग्रीन बिल्डिंग गो बियॉन्ड द एनर्जी एफिशिएंसी, और जो नेट जीरो होता है बिल्कुल भी उसमें कार्बन एमिशन एकदम जीरो करने की बात है। तो क्या क्या इनिशिएटिव अब तक लिए गए? एक तो था आपके पास बी, ये तो हर साल विजन के उसमें आ रहा है, पिछले साल भी आया है, उससे पहले भी आया है, ठीक है। दैट इज एनर्जी कंजम्पशन बिल्डिंग कोड। 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया था बी ने, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अंदर भी स्टैब्लिश द मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर द न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स। फिर हम बात करते हैं कि इको निवास संहिता 2018 में मिनिस्ट्री याद रखनी, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ठीक। फिर हम बात करते हैं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, दैट इज ग्रीहा। ये जॉइंटली रिलीज किया बाय द टेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर यहाँ पे बात हुई लीडरशिप इन द एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजास्टर डिजाइन की ली, स्टार रेटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड फास्टर क्लियरेंस। तो क्या प्रॉब्लम है जब हम कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए, ये सोल्यूशन है? भाई पैसा ज्यादा लग रहा है, जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन है उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बनाने में दिक्कत आ रही है। वी डू नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू डिजाइन एंड स्किल्ड वर्कर्स, सरकारी इश्यूज है यहाँ पे, लिमिटेड अवेयरनेस है, सो दीज आर द चैलेंजेस। अब हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम के बारे में। किसने लॉन्च किया है? ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम को, और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किए गए हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा। ये एक रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम है जहां पे हम पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो कुकिंग का कल्चर है उसको चेंज कर रहे हैं। पहले चूल्हे को हटा के हमने एलपीजी पे लाने की बात करी, लेकिन लोगों को वो सेफ नहीं लगता था, डर लगता था आग लग जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तीन चूल्हा लाने के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्कीम है एक तरह से सबसेट है क्लीन कुकिंग स्कीम का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है इंडिया को उसको रिवोल्यूशनाइज करना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 20 लाख इंडक्शन बेस्ड जो कुकिंग स्टोव है पूरी अक्रॉस इंडिया में हम डिप्लॉय करेंगे। नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव जो है ये हमारे यहाँ पे फोकस होने वाला है, ठीक। और भी क्या क्या यहाँ पे स्कीम्स आई थी आपके पास? आया था उन्नत चूल्हा अभियान प्रोग्राम 2014 में, नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम आया, प्रमोटिंग द सोलर कुकर्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहाँ पे आया। अब सिग्निफिकेंस क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट, आप सेफर ऑल्टरनेटिव दे रहे हो जो ट्रेडिशनल गैस चूल्हे है उनको लेकर। इससे जो पोल्यूशन है वो बचेगा। ये चूल्हे में आप जो लकड़ियां जला रहे हो, कार्बन जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, इनकम्प्लीट वो बर्निंग कर रहे हो, विच इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस, आप इन सबसे बचा। ठीक। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी तरह से एक केमिकल फ्री जो है खेती की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, नेशनल जो सिंपोजियम है ऑन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थ्रू द कॉपरेटिव्स ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक, इन्होंने लॉन्च किया अंडर द ब्रांड नेम भारत ऑर्गेनिक। 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए गए अंडर द भारत ऑर्गेनिक। ब्रांड थी आपके पास तुहर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस एंड सोना मसूरी राइस। कंसेप्ट क्या है? ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ। याद रखिएगा इसका कंसेप्ट क्या प्रोग्राम का, ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ रिटेल आउटलेट फॉर ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्टेड थ्रू द एनसीओएल, ये लॉन्च किया गया। So it is one of the 3 new cooperatives the government has set up. अब समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। ये यूनिक तरीका है जहां पे हम पूरी खेती को उस तरह से मैनेजमेंट करते हैं जहां पे
एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ को हम प्रमोट करते हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हम और ज्यादा प्रमोट करते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल्स को, जहाँ पे सॉइल की, मिट्टी की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पे हम केमिकल्स को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम और फॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। बेनिफिट क्या है? एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो फार्मर्स है उनकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देखो, आज की डेट में सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो है खाना। बीमारियां हो रही है, इतना केमिकल वाला खाना दैट पीपल आर गेटिंग डिजीजेस, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, राइट? लेकिन चैलेंज यहाँ पे क्या है कि इसका पैसा जो इनिशियली कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगता है, ठीक है। अब दो टर्म है यहाँ पे, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक नेचुरल फार्मिंग। दोनों में अंतर क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑफ फार्म ऑर्गेनिक और जो बायोलॉजिकल इनपुट है उसको यूज करते हैं, जैसे कि कंपोस्ट है, खाद, वर्मी कंपोस्ट है। नेचुरल फार्मिंग में हम कोई भी इनपुट नहीं देते, जैसे उसको उगना हो रहा होता है नेचुरली वो उगता है। ऑर्गेनिक में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन भी करते हैं थ्रू द यूज ऑफ सर्टेन मिनरल्स, यहाँ पे वो भी अलाउड नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आप यूज करते हो टिलिंग, वीडिंग माइट बी अंडरटेकन, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, बात करेंगे न्यूज एंड शॉर्ट्स की, जो कि दूसरी वीडियो में बनाएंगे, क्लाइमेट इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। तो न्यूज एंड शॉर्ट के साथ इकोनॉमिक एनवायरमेंट का ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे सिक्योरिटी की तरफ। थैंक यू सो मच।